हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो थ्योरीज के बारे में। बेसिकली हम कोलिजन थ्योरी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो दो थ्योरीज हैं जो हमें रिगार्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ सजेस्ट करती हैं। पहली थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, दूसरी थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो पहले हम लेंगे कोलिजन थ्योरी। उसको लेंगे बेटे, कोलिजन थ्योरी को। क्लियर? तो कुछ बेसिक फंडामेंटल पहले हम देख लेते हैं। वो बेसिक फंडामेंटल क्या है चेक करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है जो केमिकल काइनेटिक्स है वो ये बताता है रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कितना क्या हो रहा है यहाँ पे फास्ट हो रहा है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है रिएक्टेंट की, क्या है देखिए, दैट पार्टिकल मस्ट कोलाइड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। कि पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करने चाहिए और उनमें कोई इंटरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है? अब कोलिजन थ्योरी के हिसाब से क्या है? द कोलिजन थ्योरी स्टेट्स दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर? कि जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोलिजन थ्योरी। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो कोलिजन थ्योरी में क्या होगा? कोलिजन थ्योरी के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है? कह रहे थ्योरी हमें क्या बताती है? ये थ्योरी बताती है दैट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स। जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है, क्या? वो है नंबर ऑफ कोलिजन्स के, नंबर ऑफ कोलिजन्स के। More often reacted molecule collide, the more often they react with one another, faster the rate reaction। ठीक है? जितने जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतना रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। कह रहा है लेकिन रियलिटी में क्या होता है? ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स आर इफेक्टिव कोलिजन्स। हम किस कोलिजन को इफेक्टिव बोलेंगे? इफेक्टिव कोलिजन उसको बोला जाएगा कि जिसके कोलिजन होने के बाद पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है? और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव कोलिजन क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट पार्टिकल मस्ट पोसेस सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या हो गया? उसके पास कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट एनर्जी होनी चाहिए। This energy used to initiate the reaction is called activation energy। वो जो एनर्जी है वो किस पर होती है? तो इसका मतलब रेट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो। यही पता लग गया आपको। तो जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो किस पर डिपेंड करते हैं? कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं। जैसे रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे कोलिजन होते हैं लेकिन कोई भी इफेक्टिव नहीं होता, रिएक्शन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोलिजन होना कुछ नहीं होता, तो नंबर ऑफ कोलिजन से कुछ नहीं होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन से ज़्यादा होगा। ठीक है? फॉर एवरी सैंपल ऑफ रिएक्शन पार्टिकल देयर विल बी सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। The larger the sample, greater the number of effective collision and faster the rate of the reaction. The number of the particle possessing enough energy also depend upon temperature of the reaction. If the reacted molecules do not possess required activation energy, they bounce off each other without reacting। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं
तो उनमें आपस में टकराने के बावजूद रिएक्शन नहीं होगा। अगर क्या होगा, उनके पास मिनिमम एनर्जी नहीं होगी। क्लियर आपको ये बात? जैसे होता है ना कि आपको पेपर पास करना है, तो सिर्फ पेपर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला, कि आप पेपर से इंटरेक्शन करेंगे। एग्ज़ाम पेपर हुआ आपका, तो अपने पेपर से इंटरेक्शन किया, तो क्या केवल एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाना ही क्वालिफिकेशन है? नहीं। क्लियर? क्लियर है? क्लियर? तो एग्ज़ाम पेपर में आपको वहाँ पर उन सवालों के जवाब सही सही देने होंगे, आपको आंसर प्रॉपर लिखना होगा और प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, रिएक्टेंट अगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोल रहा है, कह रहा है 3 रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। वो कौन कौन सी 3 रिक्वायरमेंट हैं देखते हैं अगर हम। तो रिक्वायरमेंट है, रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, नंबर 1। द मॉलिक्यूल मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी, और तीसरा क्या है, मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये जब तक 3 चीज़ें नहीं होगी तब तक रिएक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रिएक्शन नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए। आर यू ओके विद दैट? तो ये 3 जो फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ। तो ये समराइज को हम जो समराइज किया गया है इसको हम आगे पढ़ते हैं अब यहाँ पे, कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम दोबारा बोलते हैं। द रिएक्टेड मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। नंबर 2, द मॉलिक्यूल दैट आर कोलाइडिंग मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी। और नंबर 3, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। श्योर अबाउट दैट? ओके, नाइस। देखिए, जो कोलिजन थ्योरी है उसको किसने दिया था? कोलिजन थ्योरी हैज़ बीन गिवन बाय मैक्स ट्रॉट्स एंड लुइस और ट्रॉट्स, 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोलिजन थ्योरी को दिया। उन्होंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर की तरह होते हैं। मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड करना चाहिए। जितने कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फिर अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, लगभग 10 टू पावर 25 से लेके 10 पावर 28 कोलिजन पर सेकंड होते हैं। लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि सिर्फ कोलिजन होना कुछ नहीं है, द कोलिजन मस्ट हैव 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों पॉइंट से हमें क्लियर हुआ कोलिजन होना जरूरी है। कोलिजन होना एक नेसेसिटी है। तो मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन दीज कोलिजन हैव टू क्रॉस 2 बैरियर्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू कोलिजन शुड बी कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है नहीं? जो कोलिजन हो रहे हैं उन कोलिजन को अगर इफेक्टिव कोलिजन बनना है तो उनको 2 बैरियर क्रॉस कर रहे हैं। पहली नंबर है कोलिजन होना जरूरी है, कोलिजन के बिना रिएक्शन नहीं होगा। नंबर 2, सिर्फ कोलिजन होने से कुछ नहीं होने वाला, इन कोलिजन के पास 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो 2 क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं? प्रॉपर एनर्जी, और दूसरा क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या है? प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोलिजन्स होने ज़रूरी हैं, लेकिन ये कोलिजन्स तभी इफ़ेक्टिव कोलिजन बन पाएंगे जब क्या होगा, जब ये कोलिजन के साथ 2 चीज़ें और आएंगी। कौन कौन सी? एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। कौन कौन सा? एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। क्लियर आपको ये बात? श्योर? हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई, कोलिजन्स को हम इफेक्टिव कोलिजन तभी बोलेंगे। देखिए, इफेक्टिव कोलिजन तभी बोलेंगे जब वो 2 बैरियर को क्रॉस करेंगे। एक का नाम क्या होगा, एनर्जी बैरियर, दूसरे का नाम क्या होगा, ओरिएंटेशन बैरियर। क्लियर आपको ये बात? श्योर? तो पहला बैरियर है उसका नाम है एनर्जी बैरियर। अगर हम चाहते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनने के लिए, तो the minimum amount of the energy which the colliding molecule must possess,
वो कौन सी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। क्लियर? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी दो एनर्जीज का समेशन है। एक को हम बोलेंगे क्या? एक को हम बोलेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो स्टेट है वो डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम पर। कौन सी एनर्जी? एवरेज एनर्जी। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है, मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में है, कि मॉलिक्यूल गैसियस फेज में है, तो उनके हिसाब से उसकी एवरेज एनर्जी को डिफाइन किया जाएगा। क्लियर? और दूसरी है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी का वो पार्ट जो बाहर से दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा? बाहर से दिया जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? यहाँ पे जो एनर्जी बाहर से दी गई है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है टेम्परेचर फैक्टर में, इसलिए हम इसको दोबारा से रिवाइज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हमने ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि होता क्या है यहाँ पे कि यू हैव टू सप्लाई व्हाट? यू हैव टू सप्लाई द एक्टिव एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से देनी पड़ेगी। ठीक है? ताकि क्या हो सके? सो दैट रिएक्टेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल हैं वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल में ओरिएंटेशन प्रॉपर हो चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ द कोलिजन। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ और मैं हाथ आपकी तरफ करने की बजाय हाथ आसमान की तरफ ले जाऊँगा, तो क्या होगा? तो हम दोनों का हाथ नहीं मिल पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि मेरी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द स्काई, और आपकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स मी। तो हम दोनों की हैंड की जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है, इसलिए क्या होगा? वी आर नॉट एबल टू शेक हैंड। क्लियर आपको ये बात? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे नया बॉन्ड बनाने के लिए, उनका आपस में अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होना कंपलसरी है। जो नए बॉन्ड बन रहे हैं, अगर उनका ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। क्लियर नहीं क्लियर आपको? तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है ना कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है? SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जब तक बैक साइड अटैक, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूरेशन हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी तो इन्वर्जन भी नहीं होगा। तो ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर, ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर डायरेक्शन। दोबारा समझिए बात को कि जब तक जो नया बॉन्ड बनने वाला है और जो पुराना बॉन्ड टूटने वाला है, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी, तब तक ये पुराना बॉन्ड ना टूटेगा और ना नया बॉन्ड बनेगा। ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है जी? क्लियर नहीं क्लियर? नहीं तो उससे क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होगा तो दो चीज़ें होने के चांसेस हैं। नंबर वन, एक तो यहाँ तो रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो वहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है? और यहाँ दूसरा क्या है? मॉलिक्यूल जस्ट कोलाइड करेंगे और फिर बाउंस बैक हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। आर यू ओके विद दैट? श्योर? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर डायरेक्शन में अप्रोच करना जरूरी है मॉलिक्यूल का। अब देखिए, आप एग्जांपल समझिए यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे NO2 का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल है, कि आपस में डायमराइज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? आपस में डायमराइज। तो डायमराइज तभी होंगे जब जिस ऑर्बिटल में ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो जिस ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है
और जिस ऑर्बिटल में दूसरे नाइट्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं, वो दोनों ऑर्बिटल सेम ही डायरेक्शन में आकर अबाउट देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, तो ये बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का कोलिजन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है और जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आर यू ओके? देखिए, हमने जो अब तक पढ़ लिया है वो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मॉलिक्यूल का आपस में कोलाइड होना, ठीक है नहीं? कोलिजन्स। दूसरा फैक्टर क्या है? ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना। और तीसरा फैक्टर हम पढ़ लिया वो है एक्टिवेशन एनर्जी फैक्टर। जब तक ये तीनों फैक्टर, जब तक ये तीनों के तीनों फैक्टर नहीं चलेंगे, दोबारा समझिए कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब आएगा, जब आपस में कोलिजन होगा, उस कोलिजन में प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा और उस कोलिजन में सफिशिएंट एनर्जी होगी। इसमें क्या हुआ, जो रेट है वो किसके इक्वल है, वो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर इनटू एनर्जी। फ्रीक्वेंसी फैक्टर में क्या हो गया, नंबर ऑफ कोलिजन्स। एनर्जी फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे, एनर्जी बैरियर जो हमने बोला, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है उसको हम बोलते हैं Z, मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। एनर्जी बैरियर क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम बोल्ट्जमैन फैक्टर। एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EA/RT कहाँ से आता है, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है ये, ठीक है। फिर Z को हमने P से मल्टीप्लाई कर दिया। P यहाँ पर क्या है, तो आंसर है ओरिएंटेशन फैक्टर, जो आपने भी पिछले चेक किया। अभी यहाँ पर देखिए, ये ओरिएंटेशन फैक्टर चेक किया ना आप लोगों ने, प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए बॉन्ड। तो P इंटू Z क्या बन जाएगा, P इंटू Z बन जाएगा A, दैट इज आर्हीनियस फैक्टर। क्योंकि ये जो कोलिजन थ्योरी दी थी लुईस ने और ट्रॉन्स ने, उसमें एक मॉडिफिकेशन किया था आर्हीनियस ने इस बात पे, वो क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है, हालांकि थ्योरी प्रपोज की थी ट्रॉन्स ने और लुईस ने, लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉपुलरली नेम है वो नेम है इसका आर्हीनियस इक्वेशन के नाम से। किसके इक्वेशन के नाम से, आर्हीनियस इक्वेशन के नाम से ये ज़्यादा पॉपुलर है। रीज़न क्या है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट है वो बाद में आर्हीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं जरा। ये हो जाएगा A इंटू, तो A का मतलब क्या है यहाँ पे, आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी या आर्हीनियस फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं प्री एक्सप्लेन। A को क्या बोलते हैं हम, आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी, या फिर A को हम बोलते हैं P इंटू Z, मतलब ओरिएंटेशन फैक्टर इंटू Z फैक्टर, या फिर P को हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है। ये जो एनर्जी है मेनली क्या होती है, ये जो एनर्जी है यहाँ पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रेट ऑफ द रिएक्शन रेट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन जो A और EA है, आर्हीनियस फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी है, ये क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। हालांकि बाद में आगे जाके आप पढ़ेंगे कि कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, सिंपल रिएक्शन में ये ऐसा ही है,
जो ए और ई है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली इन केस ऑफ ए फ्यू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जबकि होगा क्या, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो रिएक्शन का रेट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो आर्हीनियस फैक्टर है या जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब चेक कीजिए ना, रेट की एक्सप्रेशन में टी आ रहा है, ई ए के एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा। आर यू गेटिंग दैट और नॉट? आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटे आप लोगों को। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, जो के है, जो यहाँ रेट जो है, रेट कांस्टेंट और रेट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको आप आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी बोलते हो, जिसकी वैल्यू है पी इंटू जेड, मतलब दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स, और पी यहाँ पर क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो ये है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर आपको ये बात? श्योर अबाउट दैट? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को आप दोबारा से लिखिए, जो a इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, उसमें क्या होगा, जो ये इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है यहाँ पे एनर्जी फैक्टर है एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटे? बोल्ट्जमैन फैक्टर। बट वी आर सेइंग इट बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है? ये बोल्ट्जमैन फैक्टर डिपेंड करता है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल which has achieved एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना? क्लियर नहीं क्लियर? टोटल मॉलिक्यूल का वो पोर्शन, मान लीजिए टोटल मॉलिक्यूल है n, उसमें से x अमाउंट ने अचीव कर लिया, तो x बाय n की वैल्यू क्या होगी? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, x क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एबल टू अचीव। वो जो हिस्सा है उसी को क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्या बोलेंगे? बोल्ट्जमैन फैक्टर। दोबारा समझे ध्यान से, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सिस्टम। x क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एबल टू अचीव एक्टिव एनर्जी लेवल एंड नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल का रेशियो है, वो क्या है? बोल्ट्जमैन फैक्टर इक्वल है, ये वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई ए बाय आर टी। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? ठीक है बेटे, नाइस। देखिए अब हम देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन को दोबारा से एक बार फिर से। तो होता क्या है, पहला फैक्टर क्या होता है? इंक्रीज इन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कि जो एवरेज, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो देखा क्या गया है, जो हमने पिछले पढ़ा हुआ है गैसियस स्टेट में ऑलरेडी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टी। आपने पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है? क्योंकि आप लोगों ने लास्ट ईयर क्या किया था? लास्ट ईयर स्पीड के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अंडर रूट 8 आर टी बाई पाई एम, अंडर रूट 2 आर टी बाई एम, अंडर रूट 3 आर टी बाई एम। याद है कि नहीं आपको? इसमें आपको पता लग गया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की है वो किसके इक्वल है? वो स्क्वायर रूट ऑफ क्या है? प्रोपोर्शनल टू द एब्सोलूट टेम्परेचर। क्या है ये? कि एब्सोलूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एग्जांपल मैं आपको फिर दोबारा दे रहा हूँ कि अगर आपको बोला जाएगा जो स्पीड है
वो इक्वल टू मान लीजिए बोलता हूँ 3RT/m है, तो काइनेटिक क्या होती है ½ mu²। तो काइनेटिक अगर स्पीड प्रोपोर्शनल टू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ t है, तो काइनेटिक प्रोपोर्शनल टू क्या हो t हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? अरे समझ आ गया बेटे आप लोगों को? ठीक है, तो जो हमारे पास जो इंक्रीज आएगा वो नियरली सिर्फ 3% का इंक्रीज आएगा। ठीक है, अगर हम टी को दोबारा समझिए, अगर काइनेटिक दोबारा समझिए ध्यान से, ये स्क्वायर में है काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऐसे में होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी अगर हम चेक करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट 300 केल्विन बाय काइनेटिक एनर्जी 300, तो वो डिफरेंस जो है सिर्फ कितना आएगा 1.03 आएगा, जो रेशो आएगा, सॉरी जो रेशो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, नियरली दिस काइनेटिक एनर्जी 310 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 300। आर यू श्योर? वो भी एवरेज का। क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? तो वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमें बता रही है कि जो सिर्फ इंक्रीज हुआ है 3% का, 3 का हुआ। लेकिन जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्या बड़ी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन? इसका मतलब क्या हुआ कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियरली? तो रीज़न कुछ और है ज़बरदस्त। क्लियर? इसका क्या हुआ, इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी डज नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है जो इफेक्टिव कोलिजन जो बोले ना, इफेक्टिव कोलिजन वो इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हुए हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स में इतना फर्क नहीं पड़ा। यू गेट द पॉइंट और नॉट? आपको ये बात समझनी है, कोलिजन्स में फर्क ज़्यादा नहीं आया, ओनली कितना है, ओनली अबाउट 3% है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, 200% बढ़ गया, 100% बढ़ गया। तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज है 3% में, रेट में रिएक्शन में है डबल का फर्क, मतलब दुगना हो गया, वो तो 100% इंक्रीज हो गया। तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज है 3% का, रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज है 100% का। इसमें मतलब क्या हुआ कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं के बढ़ने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा बढ़ गए। क्या हो गए, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा बढ़ गए। मतलब क्या हुआ, जितनी एनर्जी से वो कोलाइड करते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो गई। इट मीन्स the energy with which the molecule collide is more important। दोबारा समझिए, जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस का राइज किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी सिर्फ कितनी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी सिर्फ कितनी बेटे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज बाय व्हाट, ठीक है 3%। लेकिन जो रेट में इंक्रीज हुआ वो हुआ 100%। इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव कोलिजन इफेक्टिव बन गए, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन में चेंज नहीं हुआ। नंबर ऑफ कोलिजन में चेंज सिर्फ हुआ 3% का, लेकिन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन में चेंज हुआ 100% का। आर यू गेट दैट पॉइंट और नॉट? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, दैट एनर्जी हैज मोर इफेक्टिवनेस देन दी व्हाट, ठीक है, देन दी नंबर ऑफ कोलिजन्स हियर इन दिस केस।
देखिए इसको अब आप समझिए ग्राफ के थ्रू कि जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। आपको मालूम है 3 तरह की एनर्जीज होती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। फिर होता है एवरेज, फिर होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी लेवल है। क्या है ये, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी लेवल है। जब टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है, सॉरी, तो इतना फ्रैक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर। आपने टेम्परेचर को 310 कर दिया तो क्या हो गया, जितने जो मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी लो थी वो हाई में चले गए, शिफ्ट हो गए। और पहले देखिए, पहले सिर्फ क्या था, देखो ये जो आपका पोर्शन नजर आ रहा है ना, ब्लू पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, पहले सिर्फ इतना हिस्सा था मॉलिक्यूल का जो एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर रहा था। अब ब्लू के साथ साथ जो ब्लैक वाला पोर्शन है डॉटेड लाइन में किया हुआ, 310 केल्विन जब किया आपने तो क्या किया, तो जो एवरेज एनर्जी है वो बढ़ गई मॉलिक्यूल की। ठीक है, मॉलिक्यूल विच आर प्रोसेसिंग लोअर एनर्जी लेवल नाउ पास ऑन टू द हायर एनर्जी लेवल मोर इफेक्टिवली। तो अब चेक कर लीजिए, जो यहाँ पर ये सेकंड ग्राफ बनाया है, सेकंड ग्राफ में चेक कीजिए, जो मॉलिक्यूल पहले सिर्फ थोड़े से आपके ब्लू जोन में थे, अब जो नए मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी लेवल को क्रॉस कर गए हैं वो क्या है, ब्लू प्लस ब्लैक दोनों। तो अब चेक कर लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विच आर एबल टू ब्रेक into the higher energy barrier to break the active energy level barrier becomes more when the temperature is increased. Are you sure about that? इसको दोबारा से चेक कर लीजिए, एक और ग्राफ दोबारा से बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए कैसे कि अगर आपके पास यहाँ ग्राफ है, ये देखिए ग्राफ है यहाँ पे, तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है when the temperature is 310। तो इतने मॉलिक्यूल हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, यस और नो, श्योर। अब आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज टू 310, तो क्या हो गया, ये ग्राफ ये आएगा। तो अब ये जो बैरियर है इसको आप ऊपर ले जाइए, यहाँ तक ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा आ गए, क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गए, जस्ट अबाउट वर्ड, जस्ट इंक्रीज इन 10 केल्विन से। तो ये तो है ही थे, ये तो थे ही, इनके साथ साथ ये मॉलिक्यूल का हिस्सा भी आ गया। तो क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आर यू गेट दैट और नॉट। इसका मतलब क्या हो गया, विद ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रिएक्शन बिकम्स डबल। जो R2/R1 है वो म्यू डेल्टा T/10, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि विद ईच 10 डिग्री राइज रेट बिकम्स डबल, रेट बिकम्स डबल। तो उसका कारण ये नहीं है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव, सॉरी उसका इंक्रीज ये नहीं है कि कोलिजन बढ़ गए, उसका कारण है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गए। क्या हो गया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गए। Are you sure about that? Clearly understood now? Sure this? No, nice. देखिए यहाँ पे क्या होगा, k इज इक्वल टू (a)(e⁻ है, ये आपके सामने हो गया। अब आप इनको दोनों साइड पे आप log लगा दीजिए, log k इक्वल टू व्हाट, फिर ये हो जाएगा log k, और log a इंटू log b क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया यहाँ पे log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या, log a माइनस e बाय log k को आप टेबल log में चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट बाय 2.303, तो आंसर क्या आ जाएगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस e बाय
चेक कीजिए क्या किया गया यहाँ पे, दोनों साइड पे लॉग नेचुरल लगा दिया गया। तो लॉग नेचुरल की जगह लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया। एक्सपोनेंशियल से लॉग कट गया तो ये आ गया। फिर आपने लॉग नेचुरल को टेबल लॉग में चेंज कर दिया बेस पावर 10 वाले में। फिर थ्रू आउट द इक्वेशन आपने क्या किया, 2.303 से डिवाइड कर दिया तो कट गया, ये आंसर आ गया। इसको अगर आप दोबारा चेक करेंगे ध्यान से तो क्या आंसर आएगा, चेक कर लीजिए ध्यान से। इसको आप दोबारा से लिखेंगे तो ये इक्वेशन 2 को आपने दोबारा से लिखा, फिर इसको आगे ले गए, इसको पीछे ले गए, ठीक है, आगे पीछे कर दिया और कुछ नहीं किया। श्योर अबाउट दैट। तो ये आंसर आ गया माइनस ई ए बाई दिस। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करो, इसको मैं कंपेरिजन करूँगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो चेक कीजिए क्या होगा यहाँ पे। अगर y का ग्राफ जो है, y क्या है, y विल बी इक्वल टू लॉग के, x क्या है यहाँ पे 1/t। तो अब चेक कीजिए m की वैल्यू क्या आ रही है, स्लोप की वैल्यू माइनस ई ए विद द, ये आपके पास आंसर आ गया। और जो c है इंटरसेप्ट है वो क्या है, वो है आपके पास आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी। क्या है, आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब आपको ये भी मालूम है जो t है और k है, ये डिपेंड अपॉन ईच अदर, ठीक है ना, k डिपेंड्स अपॉन t। तो बाय कैरिंग आउट द रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि अगर A इक्वल टू, इसको चेक करेंगे, सॉरी, E माइनस ई ए बाई आर टी, तो दिखाया गया है K और T का रिलेशनशिप भी आएगा। व्हाट इज दैट, दैट K इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर ऑल द रिएक्शंस। किसी भी रिएक्शन के लिए चेक क्योंकि ये नेगेटिव पावर में है तो आप समझ जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ठीक है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, वो एक इंडिकेटर है के का। रेट ऑफ रिएक्शन का। अगर एक्टिव एनर्जी हाई होगी, रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। क्या होगा, स्लो होगा। के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी। अगर ई ए लो होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू लार्ज होगी। क्लियर आपको ये बात। दूसरा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ऑलवेज रिक्वायर्ड एनर्जी है। ऑलवेज क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो कहाँ से जाती है, सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से दी जाती है, रिएक्टेंट से नहीं होती, ठीक है, नहीं, सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। तो ठीक है, डेल्टा एच चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, उससे भी फर्क पड़ता है। ये कैसे होगा, ये जो रिएक्शन है आपका, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेट, ये प्रोडक्ट है आपके पास। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वही है डेल्टा एच। तो ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। यस और नो। तो डेल्टा एच क्या होगा, ये होगा ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। ठीक है, क्लियर आपको मेरी बात। ये किसके लिए, इस केस में क्या होगा, इस केस में डेल्टा एच नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, बिकॉज ई ए फॉरवर्ड लेस देन ई ए बैकवर्ड। एफ मीन्स फॉरवर्ड, बी मीन्स बैकवर्ड। समझ आई बेटे आप लोगों को ये बात।
आर यू श्योर अबाउट दैट? इसको चेक कर लीजिए ध्यान से। सेम टू सेम क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास, ये रिएक्टेंट है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज बैकवर्ड डायरेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेट। तो डेल्टा एच इस केस में क्या होगा, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। इस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज ई ए फॉरवर्ड ग्रेटर देन ई ए बैकवर्ड। ठीक है, आर यू श्योर? P stand for product, R stand for reactant, B stand for backward, F stand for forward, E stand for activation energy. Are you okay with the situation now? Clear? Nice. देखिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये है आर्हीनियस इक्वेशन। क्या है ये? आर्हीनियस इक्वेशन है। तो आर्हीनियस इक्वेशन की लॉग फॉर्म ये आपने देखी हुई। क्लियर आपको ये बात? श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी है यहाँ पे आपके पास। आर यू श्योर? देखिए अगर आप इस इक्वेशन को चेक करेंगे दोबारा से तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, लेकिन फिर भी एक आइडिया देना आपको कि लॉग के वर्सेस 1/t का जो ग्राफ है इट विल बी ए नेगेटिव स्लोप। इंटरसेप्ट है लॉग ए है, जो स्लोप है माइनस ई ए बाय 2 RT है। अब मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर इस चेक करने के लिए मान लीजिए एक नया ग्राफ आ रहा है, ठीक है? तो उसमें आपने क्या चेक करना है, मान लीजिए कि आपके पास दो ग्राफ हैं, एक है 1 और एक है 2, लॉग ए वर्सेस 1/t। ठीक है जी, क्लियर है? इसमें क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट 1 है वो K1 दे रहा है और उसका प्रोडक्ट है P1। ठीक है, ये रिएक्शन नंबर 1 है। जो दूसरी रिएक्शन है उसमें है R2, वो आपको K2 के हिसाब से दे रहा है प्रोडक्ट 2। ठीक है, इसमें EA1 है, इसमें EA2 है। ये छोड़ दीजिए पॉइंट को। क्लियर? तो पूछ रहा है यहाँ पे आपको कि किस केस के अंदर आपकी वैल्यू जो है K1 K2 क्या रिलेशनशिप है और किसमें हाइयर EA है। इसमें क्या है, हाइयर EA है। तो जिस केस में क्या होगा, जिस केस में स्लोप हाइयर होगी, जिस केस में स्लोप हाइयर होगी, अगर स्लोप हाइयर है यहाँ पे, अगर स्लोप स्टीपर है या स्लोप हाइयर है, स्टीपर बोल देंगे या हाइयर बोल देंगे इसको, उसमें EA हाई होगा, उसमें EA हाई होगा और उसमें K क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इससे मालूम पड़ रहा है जो EA सेकंड है वो ग्रेटर देन EA1 है। एक तो ये स्पष्ट हो गया, क्योंकि इसमें चेक कीजिए स्लोप नीचे ज़्यादा है ना, नीचे 2 की स्लोप 1 से ज़्यादा है, 2 की स्लोप 1 से ज़्यादा है। अरे क्लियर नहीं आपको? नेगेटिव में श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो इसका मतलब क्या हो गया, EA2 ग्रेटर देन EA1 हो गया। ठीक है, तो इससे मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो K1 है वो मतलब जो K2 मान लीजिए, तो K2 जो है वो क्या हो गया, K2 लेस देन K1, और जिसका K फास्टर देखना है, रेट 1 जो है, रेट 1 है वो ग्रेटर देन रेट 2। आर यू श्योर अबाउट दैट? चेक कर लीजिए स्लोप जो है, ये वैल्यू स्लोप की है। तो जिसमें स्लोप स्टीपर है उसमें EA हाइयर होगा। देखिए 2 की स्लोप ज़्यादा स्टीपर, ज़्यादा जल्दी से नीचे आ रही है। ठीक है ना, दे स्टार्ट फ्रॉम सेम। चेक कीजिए
एट द सेम टाइम ये ज़्यादा नीचे पहुंच गया, 2 ज़्यादा नीचे है, ए थोड़ा सा ऊपर है, ये सुनो। तो 2 की स्लोप ए से ज़्यादा फास्ट है, तो जिसमें स्लोप फास्ट है उसमें ई ज़्यादा है, इसमें ई ज़्यादा है वो रिएक्शन स्लो है, जो रिएक्शन स्लो है उसमें के स्लो है, के की वैल्यू लेस है। आर यू ओके विद दैट? वेरी मच ओके। जो वैल्यू रेट कौन की वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है? टी पे। सो एट T1 क्या होगा? K1 इज अ रेट कांस्टेंट। एट T2 क्या होगा? K2 इज अ रेट कांस्टेंट। श्योर? तो हमारे पास जो इक्वेशन है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय A माइनस EA बाय 2.303 RT, वो क्या बन जाएगी? वैल्यू बन जाएगी log K1 इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT1। log K2 क्या बन जाएगी? log A तो अगर हम सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो क्या होगा? log K2 माइनस log K1। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? log A माइनस A.233 RT2 माइनस log A माइनस A बाय 2.3 RT1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। log A से ये माइनस का log A कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा log K। log A माइनस log B क्या हो जाएगा? log A बाय B क्या हो जाएगा? log A बाय B हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू log A से ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस EA बाय 2.303 RT2। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा EA बाय EA बाय 2.303 R कॉमन बाहर ले लिया, ये पॉइंट बाहर ले लिया, क्या आ गया? 1/T1 माइनस 1/T2। तो by carrying out the reaction at 2 different temperatures you can determine the activation energy। क्या कर लेंगे यहाँ बेटे? एक्टिवेशन एनर्जी को मेजर कर लेंगे बाय कंडक्टिंग द रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। और याद रखिए हमेशा जो डेल्टा एच है किसी भी रिएक्शन में क्या होगा? EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, ये भी बॉन्ड बात है। आर यू श्योर? वेरी मच श्योर। ओके बेटे, क्लियर अंडरस्टूड नाउ?